मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम संविधान की 11 कक्षाएं पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संविधान के विशेषताएं से लेकर के संविधान की प्रस्तावना और भाग 1 और भाग 2 सब देख चुके हैं। आज हमें पढ़ना है संविधान का भाग 3। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसमें दिए गए हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है, या बिल ऑफ राइट्स। पर उससे पहले आपसे 2 सवाल, आप कितना पढ़ रहे हैं अपने आप को जांचने के लिए। एक प्रसिद्ध सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान में भारत का क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त। दूसरा सवाल है, राज्य के नाम किस अनुसूची में दिए गए हैं। जो राज्य हैं हमारे 28 राज्य हैं, वे किस अनुसूची में हैं। पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी में और चौथी अनुसूची में। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम अच्छे से पढ़ाया गया है। आप इस पर थोड़ी देर विचार कीजिए। जब तक हम पढ़ते हैं भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार ही मौलिक अधिकार हैं, यही बिल ऑफ राइट हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों में इनका प्रावधान है। इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि क्यों दिए गए हैं, क्या उद्देश्य है इनको देने का, संविधान में इनको लिखने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य है कि व्यक्ति के अच्छे और सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार अनिवार्य है। संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। मौलिक अधिकार क्या है? कुछ प्राकृतिक अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं उन्हीं को मौलिक अधिकारों के रूप में स्थान दिया गया है। यह मूल अधिकारों की अवधारणा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसको पहले भी कई बार बताया जा चुका है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में संविधान आता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित हैं। और जहां जो अमेरिका का संविधान है, वहां पर इनको बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। बिल ऑफ राइट्स। मूल अधिकारों की विशेषताएं, ये अच्छे मतलब सभ्य समाज की स्थापना को लक्षित हैं। एक सभ्य समाज होगा, उसमें मूल अधिकार के लिए विशेष स्थान होता है। असभ्य समाज में जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां पर मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं होता। पर जो सभ्य समाज है, वहां मूल अधिकारों का विशेष योगदान है। भारतीय भूक्षेत्र में मतलब भारतीय नागरिकों को सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं। जो भारत का सिटीजन है उसको सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं। 12 से लेकर 35 तक वाले सभी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जबकि भारतीय भूक्षेत्र में विदेशियों को कुछ मूल अधिकार प्राप्त हैं। विदेशियों को सभी प्राप्त नहीं है, विदेशियों को कुछ ही अधिकार प्राप्त हैं। जबकि भारतीय भूक्षेत्र में भारतीयों को सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, राज्य इन पर अवरोध लगा सकता है। युक्तियुक्त अवरोध कब लगाएगा? जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक कल्याणकारी आधारों पर राज्य इन पर युक्तियुक्त अवरोध लगा सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है कि मैं भाई मूल अधिकारों का नाम लेकर के, जिससे राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचती हो या लोक व्यवस्था बिगड़ने की खतरा हो, तो राज्य उस व्यक्ति के मूल अधिकारों पर रोक लगा सकता है। जबकि हमारे संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, और अमेरिका के संविधान में इन पर अवरोध नहीं लगाया गया। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे, उन्हें इन अधिकारों का पर अवरोध का ध्यान नहीं गया होगा, पर वहां बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन पर अवरोध लगाया है। जबकि हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही इसकी व्यवस्था कर दी है कि राज्य इन पर अवरोध लगा सकता है। हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही अवरोध के प्रावधान दिए हैं। मूल अधिकार जो है वो राज्य की शक्ति पर अंकुश के समान है। जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो राज्य की शक्ति जो है उसको रोकता है।
तो क्वेश्चन कई बार आता है कि मूल अधिकार किसकी शक्ति पर अंकुश है, तो ये राज्य की शक्ति पर अंकुश है। आप इसको नोट करें। आगे देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 कोई व्यवस्था नहीं करता है अपने आप में, वो केवल एक परिभाषा देता है। क्या परिभाषा है? संविधान के इस भाग में, मतलब इस भाग मतलब जो भाग 3 मूल अधिकार वाले भाग में जहां भी राज्य शब्द आएगा, उस राज्य शब्द का के लिए क्या अर्थ होगा वो बताएगा कि इस भाग में राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे। संविधान के भाग 3 में राज्य शब्द का क्या मतलब है वो बताया गया है। केंद्र सरकार एवं संसद। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से नहीं है, वहां है राज्य, केंद्र सरकार और संसद से मतलब है कि केंद्र सरकार और संसद ऐसा कोई नियम बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस तरह से प्रावधान आएंगे यहाँ। तो केंद्र सरकार और संसद, वैसे ही राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल। राज्य के सरकार मतलब राज्य का मंत्रिपरिषद और राज्य का विधानसभा, जहां विधानसभा है और कुछ राज्यों में जहां विधान परिषद भी है, दोनों से मतलब है। साथ ही केंद्र और राज्यों के अधीन कार्य करने वाले स्थानीय अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो या कोई सचिव है, वे सब इसके अंतर्गत, वे सब राज्य, उन सब का अर्थ होगा राज्य से, कि राज्य ऐसा नहीं करेगा मतलब डीएम ऐसा नहीं करेगा, संसद ऐसा नहीं करेगी, राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं करेगा, या राज्य ऐसा करेगा तो इन सबसे मतलब है कि डीएम ऐसा करेगा। और केंद्र और राज्य के अधीन कार्य करने वाले अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी में छोटे स्तर तक के अधिकारी भी शामिल हो जाएंगे, चाहे वो एक लेखपाल हो या सिपाही हो या दरोगा हो या सीओ हो। तो सभी अधिकारी मतलब केंद्र की सेवा में, जो मतलब कहते हैं सरकार की सेवा में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है वो राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। ये थी अनुच्छेद 12 के में राज्य की क्या परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून चले आ रहे थे, पहले का कोई कानून चलता रहेगा, उसे रोक नहीं है, पर वो कब रुकेगा? जब वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। यदि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उस सीमा तक निष्प्रभावी हो जाएंगे जहां तक वे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई कानून पहले का है, संविधान से लागू होने से पहले का कानून है और वर्तमान में भी बना है, उसे नहीं हटाया गया है, तो वो उस सीमा तक निष्प्रभावी हो जाएगा जहां तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। और साथ ही अनुच्छेद 13 का ही सेकंड पार्ट है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। पुराने वाले तो निष्प्रभावी हो ही जाएंगे, भविष्य के लिए भी चेतावनी है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 13 का ही तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो कानून शब्द आया है, उस कानून शब्द का क्या मतलब है? उसका अर्थ होगा कि राज्य विधानमंडल और केंद्र का विधानमंडल, मतलब विधानमंडल चाहे केंद्र का विधानमंडल हो या राज्य का संसद हो या राज्य की विधानसभा हो, द्वारा ऐसे बनाए गए नियम, उपनियम और कानून आदि सभी शामिल होंगे इसमें। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट अनुच्छेद 13 का ही, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की शक्ति है संसद की, संसद 368 अनुच्छेद का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करती है, के तहत संसद की संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी। संसद संविधान संशोधन करके कोई भी कानून बना सकती है। आप इसको नोट करें। मूल अधिकार जो 12 से 35 तक अनुच्छेद में दिए गए हैं, उनको 6 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में है समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18, 12 और 13 में आपने परिभाषाएं देख ली हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार 29-30, एक अनुच्छेद बीच का गायब हो गया,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और 32 से लेकर 35 तक। ये 6 भागों में बांटा गया है। कई बार सवाल आया है कि मूल अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है। यह सवाल आता है कि समानता का अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, स्वतंत्रता का अधिकार में कौन से अनुच्छेद हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन से अनुच्छेद हैं, या शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार में कौन से अनुच्छेद हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। एक अनुच्छेद जो बीच का गायब है, अनुच्छेद 30 के बाद 31 आना चाहिए था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा, अनुच्छेद था ये 31, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इसको 300 के में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, केवल कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 के में। समानता का अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का हो या विदेशी हो, भारतीय भू क्षेत्र में ये अधिकार सभी को प्राप्त है। हमने ऊपर बताया था कि कुछ विदेशियों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जबकि भारतीयों को सभी अधिकार प्राप्त हैं। तो जो अनुच्छेद 24 है, और जो अनुच्छेद 14 है, ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है भारतीय भू क्षेत्र में। इस अनुच्छेद का मतलब क्या है कि कानून की नजर में, इस अनुच्छेद का अर्थ है कि कानून की नजर में सामान्य व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति सामान्य है या कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति है, कानून सभी के लिए बराबर है। कानून भेदभाव नहीं करता है कि आप उच्च पद पर हो, किसी विशेष जाति के हो या संपत्ति वाले हो, कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर हैं। यही अनुच्छेद 14 का सार है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। कैसा भेदभाव? किसी व्यक्ति को सड़क पर चलने से, किसी तालाब पर, कहीं कुएं पर पानी भरने से, या किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी सिनेमा हॉल में जाने से धर्म, जाति के आधार पर रोका नहीं जाएगा। ये अनुच्छेद 15 है। रोकने के प्रावधान इसी का सेकंड पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में इसके रोकने के प्रावधान है, कब उसको रोका जाएगा। आप इसको नोट करें। अनुच्छेद 2 किसी भी तरह के भेदभाव के निषेध की बात करता है, परंतु बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकता। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध तो होगा, निषेध करने की बात करता है, परंतु कोई राज्य को ऐसा प्रावधान बनाना है जिसमें बच्चों का भला करना हो या स्त्रियों के लिए हो, तो वो प्रावधान राज्य बना सकता है। इसी अनुच्छेद में आगे दिया है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए प्रावधान बनाने से भी नहीं रोकेगा। जो मूल संविधान था उसमें केवल सामाजिक और शैक्षणिक के लिए ही आरक्षण की बात थी, मतलब आरक्षण नहीं, के लिए ही विशेष प्रावधान बनाने की बात थी, परंतु अब जो है इसमें आर्थिक भी जोड़ दिया गया है। शुरू में इसमें केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ही पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान का बात थी, परंतु अब इसमें जोड़ दिया गया है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ये जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन 2019 में। इसी को कहते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 2019 में जोड़ा गया 103 संशोधन। आगे अनुच्छेद 16 राज्य अधीन नौकरियों में समानता का अधिकार। जो भी राज्य के अधीन नौकरी है उसमें सभी को समानता है। वही लिखा है जो इससे पहले वाले अनुच्छेद 15 में था कि राज्य
धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये भी यही है कि राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था 2019 में 103 संशोधन के द्वारा, वही संशोधन फिर यहां पर भी किया गया है अनुच्छेद 16 में भी। यहां भी यही था कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दे सकेगा। पर अब क्या आगे, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। यहां भी 103वां संशोधन 2019 वही है EWS 10% रिजर्वेशन। यहाँ रिजर्वेशन नहीं था, रिजर्वेशन यहाँ है, 10% की बात नहीं थी। यहाँ रिजर्वेशन दिया गया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दे सकेगा। इसमें इस 2 पॉइंट और हैं, वो भी यही बात कहते हैं। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 17 इंपोर्टेंट अनुच्छेद। सभी छोटी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आता है कि छुआछूतकांत कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 छुआछूतकांत, अस्पृश्यताकांत, अनटचेबिलिटी। इसी के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता कानून पारित किया और उसमें से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आगे है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य शैक्षणिक और सैन्य अलंकरणों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। राज्य केवल किसी व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में यो अच्छा काम किया है तो उसे उपाधि मिलेगी। जो PhD की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि है, वो इसी यही है। और किसी ने सैन्य क्षेत्र में देश की सुरक्षा में कोई विशेष काम किया है, उस जैसे परमवीर चक्र है, ये जैसे अशोक चक्र है, ये सारे अलंकरणों की बात अनुच्छेद 18 करता है। इनके अलावा राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। किसी सामान्य व्यक्ति को शेरशाह की उपाधि नहीं मिलेगी। इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। हम उपाधियों का अंत देख रहे थे, तो उपाधियों के अंत में आगे लिखा है कि भारत का कोई नागरिक, मतलब भारत में तो शैक्षणिक और सैन्य अलंकरणों के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, पर कोई व्यक्ति विदेश से भी उपाधि नहीं ले सकता। कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। यह भी अनुच्छेद 18 में ही आगे लिखा है। आगे है कि वे व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में, मतलब जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई विदेशी व्यक्ति, परंतु केंद्र और राज्य सरकार की सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किसी अन्य देश से कोई उपाधि लेगा। मतलब बिना अनुमति के उपाधि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे कहीं से उपाधि लेनी है तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति पहले लेनी पड़ेगी। ये उपाधियों की बात थी। वही बात फिर वेतन के बारे में है। वेतन, मानदेय अथवा पुरस्कार, कि कोई भी व्यक्ति केंद्र और राज्य की सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही बिना पूर्व अनुमति के किसी देश से वेतन, मानदेय अथवा पुरस्कार नहीं लेगा। नेक्स्ट आगे है हमारा सेकंड पार्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। ये समानता का अधिकार था 14 से 18 में, वो समाप्त हो गया है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 के जो 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं इसमें, वे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी भारत का नागरिक, उसे कुछ भी बोलने की और कोई भी अपने विचार प्रकट करने की अभिव्यक्ति जो है उसको है। तिरंगा झंडा फहराना अभिव्यक्ति का ही एक अंग है। तो ये स्वतंत्रता है। कहीं भी शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर शांतिपूर्वक ढंग से हम इकट्ठा हो सकते हैं, यह स्वतंत्रता केवल भारतीयों को है। और नेक्स्ट है इसमें कोई संघ अथवा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता।
जिसमें पहले केवल संघ का ही नाम था, बाद में सहकारी समितियां भी जोड़ा गया। 57वां संविधान संशोधन, यह है 57वां संविधान संशोधन। 2011 में इसको ऐड किया गया है बाद में, कि आप कोई भी सहकारी समिति बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट, भारतीय भूक्षेत्र में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता। पूरे भारतीय भूक्षेत्र में बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी परमिट के कहीं भी घूम सकते हैं, और भारतीय भूक्षेत्र में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें ये खत्म कर दिया गया वर्तमान में अनुच्छेद, वर्तमान इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया, और अब ये 300 K में है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। आप इसको नोट कर लें। हम अनुच्छेद 19 देख रहे थे, तो अनुच्छेद 19 में आगे है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। ये अधिकार स्वतंत्रता के जो अधिकार है ये पूर्ण नहीं है। राज्य इन पर युक्त अवरोध लगा सकता है। कोई व्यक्ति, जैसे किसी को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कुछ ज्यादा बोलता है जिसमें राष्ट्र को कोई हानि हो सकती है या विदेश संबंध पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो राज्य उस पर युक्त अवरोध लगा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए अभियोजित किया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है तभी उस पर कोई मुकदमा चलेगा, नहीं तो उस पर मुकदमे की कोई जरूरत नहीं है। वे नहीं कि पुलिस किसी को भी पकड़ के बंद करना शुरू कर दे। कोई कानून का उल्लंघन करता है तभी व्यक्ति पर मुकदमा लगेगा, अभियोजन होगा। और जो कानून के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड है उससे अधिक भी दंड नहीं दिया जाएगा। अगर किसी कानून पर 2 वर्ष या 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है तो उसको उतनी ही सजा दी जाएगी, यानी कि अनलिमिटेड 10 वर्ष की सजा दे दी गई किसी को। और किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और अपने ही विरुद्ध साक्ष्य के लिए, किसी अपराधी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसी का दूसरा नाम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये अधिकार भारतीय भूक्षेत्र में सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। किसी राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय भूक्षेत्र में, किसी व्यक्ति मतलब चाहे वो देश का हो या विदेशी हो, भारतीय भूक्षेत्र में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करेगी। नेक्स्ट, इसमें अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसमें है 6 से 14 वर्ष तक की आयु, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये जोड़ा गया था 2002 में। 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन है। आप इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण और आधार बताना आवश्यक होगा। पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, सीबीआई किसी को गिरफ्तार करती है, आजकल ईडी भी गिरफ्तार कर रही है। अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसे गिरफ्तारी का कारण और आधार बताया जाना आवश्यक होगा। और साथ ही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे के अंदर नजदीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष, मतलब न्यायालय में नजदीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसमें 24 घंटे में लाने ले जाने का समय काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट, इसी का चौथा पॉइंट है, निवारक निरोध के तहत, मतलब जो आतंकवाद की धाराएं हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसमें जो यहाँ 24 घंटे की सीमा थी, यहाँ पर 3 माह की सीमा है कि 3 माह तक बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए भी रखा जा सकता है। और यह समय विशेष परिस्थितियों में बढ़ भी सकता है।
बढ़ भी सकता है। आज शुरू में हमने दो प्रश्न किए थे आपसे। पहला प्रश्न था कि भारत का दूसरा नाम क्या है, संविधान में भारत का क्या नाम बताया गया है। उसमें हम हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त और इंडिया, इस तरह के ऑप्शन थे हमारे। और एक दूसरा सवाल था, राज्यों के नाम किस अनुसूची में दिए गए। तो भारत का नाम है इंडिया। जो हमारा इंडिया वाला ऑप्शन है वो सही है। संविधान की शुरुआत होती है अनुच्छेद 1 का फर्स्ट पॉइंट, उसमें लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो वहीं से हम आंसर मिला है इसका, इंडिया। फिर है राज्यों के नाम किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राज्यों के नाम दिए गए हैं, संघ के राज्यों के नाम दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में प्रावधान है और तीसरी वाली में शपथ के तरीके हैं। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से आने वाले सीटों का आवंटन है। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा। ये मौलिक अधिकार अभी और बचे हैं, आगे को वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं खत्म करते हैं। अगले बचे हुए मौलिक अधिकार अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।